जय हिंद दोस्तों। आर्मी एंड गवर्नमेंट एग्जाम तैयारी में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हमारा आज का वीडियो आर्मी के रिटन एग्जाम में आने वाले 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट 1 है, जो कि आर्मी में सोल्जर क्लर्क, स्टोर कीपर टेक्निकल, सोल्जर जीडी और सोल्जर टेक्निकल के रिटन एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध किस काल से है? ऑप्शन ए नवपाषाण काल, बी पुरापाषाण काल, सी ताम्रपाषाण काल या डी मध्यपाषाण काल। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है सी ताम्रपाषाण काल। सिंधु घाटी सभ्यता दक्षिणी एशिया के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में 3300 ईसा पूर्व से लेके 1300 ईसा पूर्व तक और 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक परिपक्व रूप से चाकोलिथिक युग, कांस्य युग सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों को उनके शहरी नियोजन, पके हुए ईंट के घरों, विस्तृत जल निकासी प्रणालियों, जल आपूर्ति प्रणालियों, बड़े गैर आवासीय भवनों के समूहों और हस्तकला में नई तकनीकों, कारेलियन उत्पादों, सील नक्काशी और धातु विज्ञान जैसे तांबा, कांस्य, सीसा और टिन के लिए जाना जाता था। प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ यह पश्चिम और दक्षिण एशिया की 3 प्रारंभिक सभ्यताओं में से एक थी। तो दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, भारत, चीन और म्यांमार किस पर्वतीय मार्ग से ट्राई जंक्शन बनाते हैं? आपके ऑप्शन है ए नाथुला, बी जेलेपला, सी बोमडीला या डी दीपुदर्रा। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है डी दीपुदर्रा। दीपुदर्रा भारत, चीन और म्यांमार की विवादित त्रिकोणीय सीमाओं के क्षेत्र के चारों ओर का एक पहाड़ी दर्रा है। दीपुदर्रा पूर्वी अरुणाचल प्रदेश के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण भी है। यह मैकमोहन रेखा पर स्थित है। अक्टूबर 1960 में चीन और बर्मा ने दीपुदर्रे तक अपनी सीमा का सीमांकन किया था, जो कि पर्वत श्रृंखलाओं के जल क्षेत्र से 5 मील दक्षिण में है। हालांकि इसने भारत के साथ एक कूटनीतिक पंक्ति खड़ी कर दी है, जिससे उम्मीद थी कि यह त्रिकोणीय बिंदु वाटरशेड पर होगा। यह विवाद चीन और भारत के बीच अरुणाचल प्रदेश को लेकर जारी सीमा विवाद का हिस्सा बन गया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय सेना का पहला फील्ड मार्शल कौन था? आपके ऑप्शन है ए जनरल पीपी कुमारमंगलम, बी SHFJ मानेकशॉ, सी KM करियप्पा या डी जनरल KS थिमैया। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है बी SHFJ मानेकशॉ। दोस्तों, फील्ड मार्शल या FM के रूप में संक्षिप्त में एक 5 सितारा सामान्य अधिकारी रैंक और भारतीय सेना में सर्वोच्च प्राय रैंक है। एक फील्ड मार्शल को 4 सितारा जनरल का पूरा वेतन मिलता है और उन्हें मृत्यु तक एक सेवारत अधिकारी माना जाता है। सैम हुमुर्सजी, फ्रॉमजी, जमशेदजी मानेकशॉ, इन्हें साधारणतः सैम मानेकशॉ और सैम बहादुर, सैम द ब्रेव के नाम से जाना जाता है। पहले भारतीय सेना अधिकारी थे जो फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत हुए। उन्हें यह रैंक जनवरी 1973 में प्रदान की गई थी। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय सेना के सेनाध्यक्ष थे। उनके सैन्य करियर में 4 दशक और 5 युद्ध हुए, जिनकी शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश भारतीय सेना में हुई। इसके अलावा KM करियप्पा फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले दूसरे भारतीय सेना अधिकारी थे। उन्हें 14 जनवरी 1986 को इस सर्वोच्च पद से सम्मानित किया गया था। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का संविधान कब लागू हुआ? आपके ऑप्शन हैं ए 15 जनवरी 1950, बी 26 जनवरी 1950, सी 15 अगस्त 1950 या डी 15 जनवरी 1950। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है 26 जनवरी 1950। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान के अधिनियम के रूप में भारत सरकार अधिनियम 1935 के स्थान पर भारत के संविधान को लागू करने की तिथि को सम्मानित करता है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को एक लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ प्रभाव में आया, जिससे देश में एक स्वतंत्र गणराज्य बनने की ओर अग्रसर हुआ।
26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में चुना गया था, क्योंकि इसी दिन सन 1929 में जब भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा भारतीय स्वराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा ब्रिटिश शासन द्वारा पेश किए गए डोमिनियन स्टेटस के विरोध में के रूप में घोषित किया गया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए KM करियप्पा, बी सरदार पटेल, सी मौलाना आज़ाद या डी बलदेव सिंह। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है डी बलदेव सिंह। 15 अगस्त 1947 को भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बना और बलदेव सिंह भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के अधीन भारत के पहले रक्षा मंत्री बने। उन्होंने 15 अगस्त 1947 से 13 मई 1952 तक रक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया। इसके साथ ही वे दुनिया के किसी भी देश के पहले सिख रक्षा मंत्री बन गए। सिंह भारत की संविधान सभा के सदस्य भी थे। भारत और पाकिस्तान के बीच पहले कश्मीर युद्ध के दौरान बलदेव सिंह इस पद पर कार्यरत थे। तो दोस्तों चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, जब पानी जम जाता है इसका घनत्व ए बढ़ता है, बी घटता है, सी स्थिर रहता है या डी 0 बन जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बी घटता है। जब पानी जम जाता है तो इसका घनत्व कम होने लग जाता है। सामान्यतः तापमान पर पानी सिकुड़ता है, लेकिन जैसे ही इसे ठंडा किया जाता है इसके घनत्व में वृद्धि होती है। लगभग 4 डिग्री सेल्सियस पर यह अधिकतम घनत्व तक पहुंच जाता है, किंतु जैसे जैसे तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाता है इसका घनत्व कम होने लगता है, अर्थात घनत्व में यह कमी लगातार हिमांक तक होती रहती है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तल लेंस सामान्यतः किस प्रकार की छवियां बनाता है? ए वास्तविक और सही, बी आभासी और सही, सी वास्तविक और उल्टा या डी आभासी और उल्टा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सी वास्तविक और उल्टा। आमतौर पर उत्तल लेंस द्वारा बनाई गई छवियों की प्रकृति हमेशा वास्तविक और उल्टी होती है। ऐसे मामलों में उत्तल लेंस द्वारा गठित छवियों के सापेक्ष आकार हैं कम, अत्यधिक मंद, बिंदु आकार, सामान्य, समान आकार, बड़ा, बहुत बड़ा या अत्यधिक विस्तार। लेकिन उत्तल लेंस आभासी और सीधी छवियां भी बनाता है। जब वस्तु को फोकस F1 और ऑप्टिकल केंद्र O के बीच रखा जाता है, इस मामले में छवि की स्थिति वस्तु की स्थिति के समान लेंस की तरफ बड़े हुए आकार के साथ बनती है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, जिप्सम को सीमेंट में मिश्रित किया जाता है ताकि ए सीमेंट की सेटिंग प्रक्रिया को तेज किया जा सके, बी सीमेंट की सेटिंग प्रक्रिया को धीरे किया जा सके या सी सीमेंट के बल में सुधार किया जा सके और डी सीमेंट के बल को नियंत्रित किया जा सके। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बी सीमेंट की सेटिंग प्रक्रिया को धीरे किया जा सके। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट से बना एक नरम सल्फेट खनिज है। इसका रासायनिक सूत्र CaSO4.2H2O है। सीमेंट में जिप्सम मिश्रित का मुख्य उद्देश्य सीमेंट की जल योजन प्रक्रिया को धीमा करना होता है, क्योंकि यह पानी के साथ मिलाया जाता है। जिप्सम विनिर्माण के दौरान सीमेंट को फ्लैश सेटिंग को रोकता है। यह सीमेंट के सेटिंग समय को रोकता है और मिश्रण परिवहन और रखने के लिए लंबे समय तक काम करने की समय देता है। जब सीमेंट में पानी मिलाया जाता है तो एल्यूमिनाइट्स और सल्फेट्स की प्रतिक्रिया होती है और कुछ गर्मी पैदा होती है, लेकिन जिप्सम कूलेंट का काम करता है और हाइड्रेशन की गर्मी को कम करता है। बिना जिप्सम सीमेंट की तुलना में जिप्सम सीमेंट में काफ़ी अधिक ताकत और कठोरता होती है। जल योजन प्रक्रिया के लिए जिप्सम आधारित सीमेंट में पानी की आवश्यकता कम होती है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, रक्त कोशिकाएं जिनमें नाभिक अनुपस्थित होता है। ए लिफोसाइट्स, बी रक्त प्लेटलेट्स, सी मोनोसाइट्स या डी इओसिनोफिल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बी रक्त प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स छोटी रक्त कोशिकाएं होती हैं जो रक्तस्राव को रोकने के लिए मानव शरीर को धक्के बनने में मदद करती है। यदि एक भी रक्त वाहिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो यह प्लेटलेट्स को संकेत भेजती है। प्लेटलेट्स नुकसान की जगह पर पहुंच जाते हैं। वे क्षति को ठीक करने के लिए एक प्लग यानी कि थक्का बनाते हैं। जिस प्रक्रिया से प्लेटलेट्स एक थक्का बनाते हैं उसे आसंजन कहते हैं। प्लेटलेट्स
मेगाकार्योसाइट्स नामक कोशिका में अस्थि मज्जा से उत्पन्न होते हैं। वे वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर्स का स्राव करते हैं जो रक्त वाहिकाओं को संकुचित करते हैं, जिससे टूटी हुई रक्त वाहिकाओं में संवहनी ऐंठन होती है। ये रसायनों को स्रावित करते हैं और सूजन की जगहों पर न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स को आकर्षित करते हैं। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी एक मौलिक इकाई नहीं है? ए कैंडला, बी मोल, सी सेल्सियस या डी एम्पियर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सी सेल्सियस। मूलभूत इकाइयाँ मूलभूत मात्राओं की इकाइयाँ हैं, जैसे कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स द्वारा परिभाषित किया गया है। वे किसी अन्य इकाइयों पर निर्भर नहीं हैं और अन्य सभी इकाइयाँ उनसे ली गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली इकाइयों में 7 मूलभूत इकाइयाँ हैं जो इस प्रकार हैं। एक मीटर, प्रतीक इसका एम होता है, यह लंबाई मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किलोग्राम, इसका प्रतीक केजी, द्रव्यमान को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। नंबर 3 सेकंड, इसका प्रतीक एस होता है, यह समय को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। नंबर 4 एम्पियर, इसका प्रतीक ए होता है, विद्युत प्रवाह को मापने के लिए एम्पियर का प्रयोग किया जाता है। नंबर 5 केल्विन, प्रतीक के, केल्विन का उपयोग तापमान को मापने के लिए किया जाता है। नंबर 6 मोल, इसका प्रतीक MOL होता है, मोल पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। नंबर 7 कैंडला, प्रतीक CD, इसका उपयोग प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार हमारे जीके और जो हमारे सामान्य ज्ञान और GS के जो प्रश्न थे वो समाप्त होते हैं। अभी हम चलते हैं कंप्यूटर के प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, CPU में कंट्रोल मेमोरी और क्या शामिल है? ऑप्शन ए माइक्रो प्रोसेसर, बी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सी आउटपुट यूनिट या डी रोम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है अर्थमेटिक लॉजिक। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU, जिसे सेंट्रल प्रोसेसर या मुख्य प्रोसेसर भी कहा जाता है, यह एक कंप्यूटर के भीतर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो अंकगणितीय तर्क, नियंत्रण और इनपुट आउटपुट निर्देशों का संचालन करता है। CPU का प्रमुख भाग ALU है जो अंकगणितीय और तर्क ऑपरेशन का संचालन करता है। प्रोसेसर रजिस्टर जो ALU को ऑपरेट पहुंचाता है और ALU संचालन के परिणामों को संग्रहित करता है। क्वेश्चन नंबर 12, ऑपरेटिंग सिस्टम को पर्सनल कंप्यूटर में लोड करना क्या कहलाता है? ए डाउनलोड करना, बी इंस्टॉल करना, सी बफरिंग या डी बूटिंग। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है डी बूटिंग। जब कंप्यूटर को स्विच चालू किया जाता है तो बूट प्रोग्राम की एक कॉपी को रोम से मुख्य मेमोरी में लाया जाता है। इस प्रक्रिया को बूटिंग कहा जाता है। बूटिंग प्रक्रिया 2 प्रकार की होती है, वार्म बूटिंग और कोल्ड बूटिंग। CPU पहले एक जंप उपदेश चलाता है जो बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम में ट्रांसफ़र होता है और इसे कार्य शुरू होता है। बायोस पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट नामक आत्मनैदानिक परीक्षणों की एक श्रृंखला आयोजित करता है। इन परीक्षणों में मेमोरी टेस्ट, वीडियो सर्किटरी को कॉन्फ़िगर करना और शुरू करना, सिस्टम के हार्डवेयर को कॉन्फ़िगर करना और अन्य उपकरणों की जांच करना शामिल है जो कंप्यूटर को ठीक से काम करने में मदद करते हैं। इसके बाद बायोस बूट सेक्टर को लोड करने के लिए बूट करने योग्य ड्राइव का पता लगाता है। कार्यान्वयन को बूट सेक्टर पर बूट स्ट्रैप लोडर प्रोग्राम में स्थानांतरित किया जाता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड और कार्य करता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स आपस में जुड़े होते हैं। ए कार्स, बी बसेस, सी लाइंस या डी रूटर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बसेस। बस एक सब सिस्टम है जो कंप्यूटर कंपोनेंट्स को जोड़ने और उनके बीच डेटा स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए एक इंटरनल्स बस कंप्यूटर इंटरनल्स को मदरबोर्ड से जोड़ती है। एक बस पैरेलल या सीरियल हो सकती है। पैरेलल बसें कई तारों में डेटा संचारित करती हैं। सीरियल बस बिट सीरियल प्रारूप में डेटा संचारित करती है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। OMR का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, बी ऑप्टिकल मैसेज रीडर, सी ऑप्टिकल मार्क रीडर या डी ऑप्टिकल मैसेज रीडर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ए ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन OMR एक दस्तावेज
पर कुछ चिन्हों की पहचान करके मानव संभाल डेटा एकत्रित करने की एक इलेक्ट्रॉनिक विधि है। आमतौर पर ऑप्टिकल चिन्ह पहचान प्रक्रिया एक स्कैनर की सहायता से प्राप्त की जाती है, जो कागज के माध्यम से प्रकाश के संचरण या प्रतिबिंब की जांच करता है। OMR को ऑप्टिकल मार्क रीडर टेक्नोलॉजी के रूप में भी जाना जाता है, जो चिन्हित फील्ड्स जैसे फिल इन फील्ड्स और चेक बॉक्स से बहुत तेज़ी से और बड़ी सटीकता के साथ उपयोगी डेटा निकालता है। OMR का सबसे आम उपयोग कार्यालयों, शिक्षाविदों और अनुसंधान विभागों में, जहां बड़ी संख्या में हाथ से भरे दस्तावेजों को सर्वेक्षण, प्रश्नावली, परीक्षा, उत्तर कार्ड और मतपत्र जैसे संसाधित किया जाता है। OMR प्रति घंटे सैकड़ों हजारों भौतिक दस्तावेजों को संभाल सकता है और इसकी सटीकता 99% तक है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, एक्सेल में ऑटो करेक्ट का विकल्प कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए पॉपुलर, बी फॉर्मूलाज, सी प्रूफिंग या डी एडवांस। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सी प्रूफिंग। प्रूफिंग का उपयोग एक्सेल में स्पेलिंग रिसर्च, थिसॉरस ट्रांसलेशन को जांचने के लिए किया जाता है। यह उपयोगकर्ता को 50 से अधिक भाषाओं में उपलब्ध है। ऑटो करेक्ट ऑप्शन का उपयोग टाइपिंग एवं स्पेलिंग की गलतियों को अपने आप ठीक करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। आई होप कि आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल आर्मी एंड गवर्नमेंट एग्ज़ाम तैयारी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।